नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर और इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करते हैं और इसमें मदद करते हैं डॉक्टर साहब। और आज भी इसी तरह यानी कि हमेशा की तरह हम एक विषय पर बात करेंगे और विषय है डायबिटीज। जी हाँ, माना जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस पाए जाते हैं। ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले जो बीमारी सिर्फ बड़ों में होने वाली बीमारी मानी जाती थी, अब उनके केसेस बच्चों में भी पाए जाते हैं। तो बहुत जरूरी है डायबिटीज को समझना, जिससे इससे बचाव किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि आज हम जिस तरीके से विषय की शुरुआत करें, सबसे पहले तो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर डायबिटीज किस स्टेज को कहते हैं, क्या चीज होती है, वो क्या सिचुएशन होती है, वो क्या कंडीशन होती है जिसे डायबिटीज या डायबिटिक कहा जाए। नंदिनी जी, सामान्य रूप से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा एक एडल्ट में, एक जवान व्यक्ति में जी, अगर खाली पेट चेक की जाती है तो 130 से अगर कम है तो यह सामान्य स्थिति है जी। लेकिन जब ये मात्रा 150, 55, 60, 200 या कभी कभी उससे ज़्यादा हो जाती है तो ये व्यक्ति मधुमेह का रोगी होता है, डायबिटीज़ का रोगी माना जाता है। जी। एक और जांच होती है खाना खाने के 2 घंटे बाद, इसको पीपी ब्लड शुगर कहते हैं। ये आमतौर से 149 से कम होना चाहिए एडल्ट्स में। जी। अगर ये 149 या 150 के आसपास है तो व्यक्ति नॉन डायबिटिक है, उसे डायबिटीज नहीं है। लेकिन उसे सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। जी, बिल्कुल। तो देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से इस कंडीशन का आपने जिक्र किया, ये जो आपने नंबर्स बताए हैं, कभी कभी तबीयत बिगड़ने पर, नासाज होने पर, ऊंचे नीचे होने पर भी इस तरीके के आंकड़े सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर एक बार आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो क्या आप परमानेंटली डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, या कुछ सिचुएशन में अगर ऐसा हो भी जाता है तो इससे आगे बढ़ते हुए आप सामान्य तौर पर डायबिटिक पेशेंट की कैटेगरी में ना भी हो, ये भी संभव है? नंदिनी जी, डायबिटीज के कई प्रकार होते हैं, उनमें एक आकस्मिक भी है। जी। बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि सडन कोई दुख आ जाना, अचानक कोई बहुत प्रसन्नता का भाव आ जाना, जी, अचानक ऐसी स्थिति पैदा हो जाना जिससे हमारी जीवन शैली पर विपरीत प्रभाव पड़े। किसी भी प्रकार का नशा अधिक मात्रा में हो जाना या कोई ऐसी औषधि का सेवन करना जो पैंक्रियाज पर बुरा असर डालती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है, वो या ऐसी बीमारी जो पैंक्रियाज को नुकसान पहुंचाती है, ग्लूकोज के शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बाधा डालती है, जिसके कारण ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। लेकिन बहुत बहुत बार नंदिनी जी ये डायबिटीज की श्रेणी में नहीं माना जाता है। चिकित्सक मॉनिटरिंग की सलाह देते हैं, ये कहते हैं कि आप 2 सप्ताह बाद फिर से चेक कराइए, अपने आहार विहार में परिवर्तन रखिए, जीवन शैली में सुधार करिए और 2 सप्ताह के बाद फिर ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। अगर ये फिर से रेज्ड आता है, बढ़ा हुआ आता है, तब उपचार के बारे में विचार करते हैं। तो जो आकस्मिक होता है, ये कभी कभी एंटीबायोटिक्स ले लिए, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, एंटीबायोटिक्स का हफ्ते 10 दिन में असर खत्म हो गया तो ये नीचे आ गया। जी। तो ये श्रेणी भी डायबिटीज की
होती है, जी। जो क्षणिक होती है, कुछ सप्ताह के लिए होती है, और जीवन शैली में परिवर्तन, अपने आहार विहार में परिवर्तन करने से इसको सहजता से नियंत्रित किया जा सकता है और पूरे जीवन दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल, देखिए जानना जरूरी हो, यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम जानते तो हैं पर समझते नहीं हैं, जैसे कि डायबिटीज में डायबिटीज का टाइप 1, टाइप 2 हो गया। ऐसे में चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप क्लियर करें कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है, क्या कुछ इस तरीके इसमें देखे जाते हैं, और टाइप 2 से ये किस तरह से अलग है? टाइप 1 डायबिटीज में वो मरीज आते हैं जो पेंक्रियाज जिनका जन्मजात काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, या किसी ऐसी घटना के बाद से जिस पे पेंक्रियाज पर बुरा असर हुआ और इंसुलिन का निर्माण प्रभावित हो गया, तो वह श्रेणी टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों की होती है। ऐसे मरीजों को पूरे जीवन दवा खाने की जरूरत पड़ती है जी। दवा उनके लिए आवश्यक हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज वो डायबिटीज है जिसमें किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हैं डायबिटीज मेलाइटस के, किसी भी कारण से ग्लूकोज लेवल रेज होता है, और ये सामान्य रूप से भोजन में परिवर्तन, भोजन में परहेज करके, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाके भी इस ग्लूकोज लेवल को जब नीचे लाना संभव नहीं हो पाता है, तो चिकित्सक उसे औषधियों पर ले आते हैं, दवाइयों पर लाते हैं, ताकि बढ़ा हुआ जो उच्च स्तर का ग्लूकोज का लेवल है रक्त में वो नियंत्रित हो। ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। ये डायबिटीज के मरीज भी जीवन पर्यंत दवा खाते हैं, लेकिन टाइप 1 की तुलना में टाइप 2 के मरीजों का खतरा, जीवन के साथ खतरे की स्थिति कम होती है। जी, तो डायबिटीज को समझते हुए बात कर लेते हैं अब उन पेशेंट्स की जो डायबिटिक हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि अब जो है जीवन परहेज के साथ ही चलेगा। लेकिन क्या मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या एक डायबिटिक पेशेंट एक सामान्य जीवन शैली को निर्वाह कर सकता है? एक सामान्य जीवन शैली में क्या वो जी सकता है? क्या ये संभव है? नंदिनी जी, डायबिटीज को लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा जाता है, और जब इस श्रेणी की बीमारी है तो सीधा सा इसका मतलब है कि जब हमारी लाइफ स्टाइल, जब हमारी जीवन शैली गड़बड़ होती है, विलासितापूर्ण होती है, जीवन में श्रम नहीं होता, मेहनत नहीं करते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खूब खाते हैं, कृत्रिमतापूर्ण दिनचर्या होती है, इन सब चीज़ों का परिणाम ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है और हम डायबिटीज मेलाइटस के मरीज हो जाते हैं। जी। तो जीवन शैली में सुधार करके हम इस बीमारी को काबू में रख सकते हैं, इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं और एक स्वस्थ आरोग्यमय जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। तो बात कर ली जाए दिनचर्या से संबंधित ही, डॉक्टर साहब एक डायबिटिक पेशेंट को किन किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? नंदिनी जी, डायबिटीज के मरीज को सबसे पहले अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए। वक्त पर उठें, वक्त पर सोएं, जी। गहरी और शांत नींद का प्रबंध हो, भोजन में तली मसालेदार चीज़ें, जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन ना करें। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो घर में बना हुआ समोसा है, जलेबी तो घर की बनी हुई है, इसको खाने में कोई बुराई नहीं है।
मैं ऐसे लोगों को सलाह देना चाहता हूँ कि आप फास्ट फूड और जंक फूड दोनों से पूरी तरह परहेज करें, बचाव करें। घर और बाहर दोनों की चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल ना खाएं। जी। प्रतिदिन कम से कम इतना श्रम करें कि पसीना आ जाए। बहुत से लोग नंदिनी जी मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है मॉर्निंग वॉक करना, लेकिन घर में एक गिलास पानी भी स्वयं लेकर नहीं पीते। मैं ऐसे लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा श्रम, आलस छोड़ें, मक्कारी छोड़ें, जी। थोड़ी बहुत मेहनत करना जरूर शुरू करें। डायबिटीज को हराने के लिए आपको अपने आलस को भी हराना होगा, आपको आलस को त्यागना होगा। और जब आप शारीरिक श्रम करेंगे तो कैलोरीज तो बर्न होती हैं। हम लोग सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं तो योगी हूं, मैं तो आयुर्वेद का एक विद्यार्थी हूं, आयुर्वेदिक फिजिशियन हूं, तो उसके सिद्धांत अलग हैं। मेडिकल साइंस क्या कहती है कि आप इतने कदम चलिए, इतने कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, आपका ग्लूकोज लेवल कम होगा। मैं कहता हूं कि आप जरूर मॉर्निंग वॉक करिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन मॉर्निंग वॉक के स्थान पर अगर आप यौगिक आसनों का अभ्यास करेंगे, यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो कैलोरीज तो बर्न होंगी, ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर रक्त में नियंत्रण में तो आएगा ही, साथ ही साथ हमारा संपूर्ण एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो गड़बड़ चल रहा था उसको पूरी तरह नियंत्रित करके सामान्य कामकाज करने लगती हैं। पैंक्रियाज की बीटा सेल्स भी फिर से एक्टिव होके इंसुलिन का निर्माण शरीर की जरूरत के अनुकूल करने लगते हैं, और उस स्थिति में हमें कम से कम दवाई पर या बिना दवा के केवल परहेज और जीवन शैली में सुधार रखकर स्वस्थतापूर्ण, आरोग्यतापूर्ण पूरा जीवन जीने का मार्ग मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि बिना दवा के भी हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इस पर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा गाइड करें कि क्या कुछ हमें दिनचर्या में शुमार करना होगा, जिसके बाद आप एक इस लेवल पर भी पहुंच सकते हैं कि आप बिना मेडिसिन के या कम मेडिसिन के साथ डायबिटिक होते हुए भी एक सामान्य दिनचर्या अपना सकें। नंदिनी जी, मैंने अपने 30 वर्ष के चिकित्सा के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि मैंने अनेक मरीजों को जी, जो विभिन्न समस्याओं के साथ डायबिटीज की समस्या को लेकर भी हमारे पास आए, उपचार के लिए आए, मैंने उन्हें जीवन शैली में बदलाव करने का सलाह दिया। मैंने दवाइयों से छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन जो ही जीवन शैली में सुधार शुरू किया, शारीरिक श्रम शुरू किया, फाइबरस वाली डाइट शुरू की, तली मसालेदार भोजन को बंद किया, तो ग्लूकोज लेवल जो बेकाबू हो रहा था नियंत्रण में आने लगा, और ऐसा नियंत्रण में आने लगा कि न्यूनतम दवा पर भी वो ग्लूकोज लेवल बढ़ता नहीं है, नियंत्रित रहता है। फिर मैं क्या सलाह करता हूं, उनको क्या मार्ग बताता हूं नंदिनी जी, कि आप धीरे धीरे मॉनिटरिंग कराते हो जी। आप हर 2 सप्ताह में ग्लूकोज की फास्टिंग और पीपी दोनों जांच कराते रहें, और HbA1c एक ये जांच होती है जो 3 महीने के एवरेज ब्लड ग्लूकोज को बताती।
ये कराते रहे 3-3 महीने पे, और फास्टिंग और पीपी हर 2-2 हफ्ते में। फिर धीरे से एलोपैथिक दवाइयों को कम करके या बंद करके, लेकिन एक चिकित्सक के मार्गदर्शन, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को विश्वास में लेकर, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को सामने रखकर, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, एक वैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए फिर धीरे धीरे एलोपैथिक दवाइयों को छोड़ के हम आयुर्वेदिक औषधियों से, जड़ी बूटियों से रक्त शुगर को नियंत्रित रखें। अगर ये हो गया तो कम से कम जो एलोपैथिक मेडिसिन्स के बुरे साइड इफेक्ट्स थे, जिनसे आंखें, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब को नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत रहती है, वो उससे तो बच गए। और फिर जीवन शैली को अनुशासन के दायरे में लाके एक कठोर परहेज को करते हुए हम फिर से आरोग्य में जीवन जी सकते हैं, आनंदपूर्ण जीवन जी सकते हैं, और मधुमेह को, डायबिटीज को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मोर्चे पे स्वयं लड़ना होगा। बहुत से लोग नंदिनी जी ये विचार करते हैं कि बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हम फलाने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड। मैं कहता हूं डॉक्टर आपको ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए औषधियां बता सकता है, औषधियां प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन अगर आपको स्वस्थता का रास्ता तय करना है तो डॉक्टर नहीं चल सकता। उस रास्ते को, उस अनुशासन को, उस मार्ग को तय करने का काम आपको खुद करना होगा, तभी डायबिटीज को काबू कर पाएंगे, उसे नियंत्रण में ले पाएंगे। तो मुख्य कदम खुद ही उठाने होंगे, वो भी पूरी जानकारी सजगता के साथ अपने चिकित्सक के मार्गदर्शन में रहते हुए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, आखिर क्यों? डायबिटीज शरीर के किन किन अंगों पर प्रभाव डालती है? नंदिनी जी, हमारा हार्ट है, एक पंपिंग स्टेशन है जी। एक पंप है जो रक्त को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है जी। जब रक्त भारी होता है, जब खून भारी होता है तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो हार्ट कमजोर होता है। आर्टरीज जो शुद्ध खून को शरीर के अंदर बहाते हैं, विभिन्न अंग में ले जाते हैं, उनको ज्यादा दबाव सहना पड़ता है, हम ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं। आंखों पर जो कैपिलरीज होती हैं उतने प्रेशर को नहीं सहन कर पाते, आंखों को नुकसान पहुंचता है, किडनी को नुकसान पहुंचता है, लीवर और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। और सही मायने में अगर हम बात करें नंदिनी जी, तो जब ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है, और ऐसा बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज जब पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, एक एक अंग को के में गुजरता है, तो वह उस अंग को नुकसान पहुंचाता है जी। तो देखिए, अब बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर ऐसी साझा हो रही हैं जिन्हें आपको और हमें जानना बेहद ज़रूरी है एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है जानकारियां, और साथ ही जिनके घर में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी। तो जानकारियों का यानी कि सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और हम समझ रहे हैं डायबिटीज़ को, और ताकि हम इससे बचे रह सकें, अपनों का ख्याल रख सकें और खुद भी सुरक्षित रहें। डॉक्टर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किन किन अंगों पर डायबिटीज जब अगर हो जाती है तो प्रभाव डालती है, आखिर किस तरीके से प्रभाव डालती है, मैं चाहूंगी आगे बढ़ते हुए आप इस पर हमारे दर्शकों को जानकारी दें। नंदिनी जी, मैंने अभी बताया था कि हार्ट ब्लड को पंप करता है और शरीर के एक एक आंतरिक अंग में खून की सप्लाई करता है जी। एक एक अंग को पोषक तत्वों की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड के साथ ही होती है। जब हम डायबिटिक होते हैं, जब हमारा रक्त में
ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है तो खून भारी हो जाता है। बिल्कुल जी। जब खून भारी हो जाएगा तो खून में ऑक्सीजन के लिए जगह कम मिलेगी, मिनरल्स और विटामिन्स को कैरी करने के लिए, पोषक तत्वों को कैरी करने के लिए कम जगह होगी, क्योंकि खून ऑलरेडी भारी है जी। तो हार्ट तो उतना ही पंप कर सकता है। जब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होता है तो यही दो बड़ी शिकायतें पैदा होती हैं जो शरीर के आंतरिक अंगों को अशक्त और कमजोर करने के साथ साथ इम्यूनिटी को भी कम करती हैं, क्योंकि मस्तिष्क को जितनी मात्रा में ग्लूकोज चाहिए था उससे ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए था खून के साथ ग्लूकोज तो ज़्यादा जा रहा है, ऑक्सीजन कम जा रही, तो उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पा रहा, वो एक बीमारी पैदा कर रहा है, याददाश्त कम कर रहा है, चिड़चिड़ापन पैदा कर रहा है, साथ ही साथ दिमाग को जो पोषक तत्वों की ज़रूरत थी वो भी पूरी भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। इसलिए डायबिटीज मेलाइटस का मरीज नंदिनी जी अस्वस्थता का शिकार जो होता है वो यही दो बड़े कारण हैं जिनसे होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से खून के ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता कम होती है, मिनरल्स, विटामिन्स और पौष्टिक तत्वों को ले जाने की क्षमता कम होती है। जी, ये बहुत ही सुंदर आपने उदाहरण दिया, बहुत ही आसान तरीके से हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि आखिर किस तरीके से डायबिटीज जो है वो हमारे शरीर के बाकी अंगों को भी खराब करती है, इसीलिए इसे गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज को लेकर के जो बहुत ज्यादा प्रचलित होती है, और इससे संबंधित मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिनचर्या बताएं, किस तरीके से क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं इससे। नंदिनी जी, टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बहुत गंभीरता के साथ अपने दर्शकों को ये सलाह देना चाहता हूं कि आप केवल डॉक्टर के ऊपर, दवाई के ऊपर भरोसा करके स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। मैं ये नहीं कहता कि दवाइयां छोड़ देनी, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर की सलाह ना मानो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप जिन भूल और गलतियों के कारण डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित हुए, आपको टाइप 2 डायबिटीज हुई, उन कारणों को ढूंढना, फाइंड आउट करके उनको दूर करके आप स्वस्थतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। जी, तो आपको सबसे पहले आलस्यपूर्ण जीवन, बहुत ही लग्जरियस लाइफ कि कार में भी एसी चलाना, घर में तो घुसते ही एसी, और 2 कदम चलने पर भी थकान का अनुभव, चलना नहीं चाहते, हर चीज जगह पे बिस्तर पे ही मिल जाए, ऐसी दिनचर्या को, विलासितापूर्ण दिनचर्या को बदलना होगा। आपको शरीर के आंतरिक अंगों से काम लेने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। एक बार 24 घंटे में इतना शारीरिक श्रम करें कि पसीना आ जाए। जी, और जो लोगों का वजन ज्यादा है, नंदिनी जी मैंने अनुभव किया है, जब आप वजन को कम कर लेते हैं तो रक्त में ग्लूकोज का लेवल अपने आप नियंत्रित हो जाता है। इसलिए मोटापा एक बड़ा कारण है। अपने वजन को कम करने के लिए आप किसी नेचुरोपैथ से, किसी योग के विशेषज्ञ से, या सच्चे और अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से, वैद्य से परामर्श करके अपने आहार में परिवर्तन करें। फाइबरस डाइट का सेवन भरपूर मात्रा में करें। जो ये तली मसालेदार भोजन होता है, जो चाट पकौड़े होते हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, बिस्किट, दालमोट, इनसे पूरी तरह परहेज करते हुए जब प्राकृतिक जीवनचर्या को अपनाते हैं तो डायबिटीज पर अंकुश लगाना
सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। जो लोग प्रारंभिक रूप से अभी अभी डायबिटिक हुए हैं, उन्हें अपनी भूल को समझना होगा, उन्हें अपनी भूल को, अपनी गलतियों को सुधार करके एक अच्छी जीवनचर्या को, एक अच्छी जीवन शैली को जीवन में उतार कर इस बीमारी को नियंत्रित रखने का उपाय जरूर खोजना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जब शुरुआती दौर होता है उन्हें पता चलता है कि वो डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं, तो ऐसे में आजकल एक चलन हो गया है जो शुगर, आर्टिफिशियल शुगर होता है, जो शुगर फ्री के तौर पर जिसे सामान्यतः जाना जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। और जब उन्हें और मीठा खाने का मन करता है, क्योंकि नए नए पेशेंट हुए होते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है डॉक्टर साहब, और इसका कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है? नंदिनी जी, दो प्रकार के स्वीटनर आते हैं जी। एक प्राकृतिक, जिसको स्टीविया की पिल्स के रूप में लोग जानते हैं जी, और एक केमिकल वाले। मैं कहता हूं कि आपके शरीर में अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो केवल जीभ को संतुष्ट करने के लिए, आप जीभ को मीठा लग जाए इसके लिए आप अपनी सेहत को दांव पे लगाते हैं, अनावश्यक रूप से मीठा खाने लगते हैं। अनावश्यक रूप से, भले उसमें कैलोरी ना हो, कैलोरी वैल्यू उसकी 0 हो, लेकिन उस मीठे के रूप में जो मैदा खा रहे हैं आप, जो घी खा रहे हैं, जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, क्या वो सेहत के लिए अच्छा है? नहीं है। तो जो शुगर फ्री मिठाइयां हैं, ये सही मानने में धोखा है, आपकी सेहत को और खराब करने का तरीका है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग चाय पीते हैं, अरे शुगर फ्री डाल लेते हैं। अरे आप फीकी चाय पी लो, चाय ही क्यों पियो जब फीकी पीना है? जी, मत पियो। आप अगर चाय के गुलाम हैं तो न्यूनतम चाय, और कम से कम बार, एक बार ले लें, 24 घंटे में 2 बार ले लें। अगर आप गुलाम भी हैं तो अगर आप गुलाम हैं, बहुत से लोगों का साइकोलॉजिकल असर होता है कि चाय नहीं पिएंगे तो शरीर, माथा दुखने लगेगा, सर दुखने लगेगा, और तरह तरह के बहानेबाजी करके बताते हैं। अभिनंदनी जी, अगर सही तथ्य ऐसे रोगी के सामने रखे जाएं कि अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, तो आपको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों से पूरी तरह बचाव करना होगा। डिब्बा बंद आहार जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं, भारी मात्रा में शुगर पड़ी है, इनसे बचाव करना होगा और अपने आप को एक प्राकृतिक दिनचर्या के स्वरूप में ढालना होगा। तभी आप खुशहाल और आनंदपूर्ण जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं। जी, बात कर लेते हैं अब रोजमर्रा की जो दिनचर्या है और हमारे जो किचन में सामान है उससे हम किस तरीके से शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम अमूमन जानते हैं कि लहसुन हो गया या फिर अन्य इस तरीके की चीजें जिनका इस्तेमाल हमें शुगर से बचाने में मदद करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन इसके सही तरीके से इस्तेमाल को हम नहीं जानते हैं और इसी वजह से हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस पर आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। नंदिनी जी, जो डायबिटीज के मरीज हैं, मेरा एक बहुत परीक्षित अनुभव है। 30 वर्षों में हजारों हजार रोगियों पर अनुभव है कि आप गेहूं का भूसा ले लीजिए। गेहूं का भूसा जिससे गैया को सानी लगाई जाती है, ये चूनी भूसी वाली दुकान पर आसानी से मिल जाता है। ब्राउन कलर का भूसा होता है। बिल्कुल। एक मुट्ठी भूसे को रात में अच्छी तरह धुल के पानी में भिगो दीजिए। इसे लगभग 2 गिलास पानी में भिगोइए और सवेरे इसको 2-3 सीटी लगा दीजिए।
कुकर में डाल के 3-4 सीटी मार दीजिए, फिर इसे छान लीजिए। आधा गुनगुना सुबह पी लीजिए खाली पेट, और आधा रात्रि में सोते समय पुनः गर्म करके पी लें जी। एक ही बार बनाया हुआ 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता। ये जबरदस्त दवा है नंदिनी जी, ग्लूकोज को नियंत्रित करने के साथ साथ ये शरीर के अंदर पौष्टिक तत्वों की पूर्ति का भी एक बहुत बड़ा साधन है। नंदिनी जी, एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि गाय को हम लोग भूसा खिलाते हैं, और गाय भूसे के बदले में हमें क्या देती है? दूध देती है। और दूध ही एकमात्र दुनिया में ऐसा आहार है जिसको संपूर्ण आहार माना जाता है। ऐसा आहार कोई दूसरा नहीं माना जाता जी। और जब संपूर्ण आहार, भूसे से संपूर्ण आहार बनता है, गाय अपने शरीर में बना देती। हमने अगर भूसा खाया तो हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी थी उसकी पूर्ति जरूर होगी। शरीर के अंदर जो अशक्तता और कमजोरी आ रही है, पोषक तत्वों के अभाव में शरीर के आंतरिक अंगों पर जो बुरा असर हो रहा है, वह पूरी तरह कंट्रोल में आ जाएगा। जिन लोगों का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो, कंट्रोल ही ना हो रहा हो, किडनी पे बुरा प्रभाव पड़ने लगा हो, नंदिनी जी, ऐसे लोग इस काढ़े को जो भूसे का बनाया है, इस काढ़े को दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार ले सकते हैं। भाई भूसे का काढ़ा है, कोई दवा तो है नहीं जी, और कोई पैसा भी आपको बहुत नहीं खर्चना है। 5 रुपए के भूसे में 1 महीने काम चल जाएगा। तो ये भूसा उतनी मात्रा में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति तो करता ही है जितनी शरीर को जरूरत है, साथ ही साथ शरीर के आंतरिक अंगों को नया जीवन देता है, नई ताकत देता है। जो अशक्तता की ओर अंग बढ़ रहे थे, कमजोर हो रहे थे, आंखें पर बुरा असर हो रहा था, किडनी पर बुरा असर, ये सब चीजें नियंत्रण में आती हैं। शरीर के आंतरिक अंग फिर से सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं और आपकी सेहत सुधरने लगती है। बिल्कुल, देखिए विषय तो ऐसा है जिस पर जितनी भी बात कर ली जाए कम ही होगी, क्योंकि लेकिन हम समय से बंधे हुए हैं। एक आखिरी सवाल सीमित समय में ही चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें, हमारे दर्शक लाभान्वित हो। योग और मेडिटेशन की क्या भूमिका है डायबिटीज को नियंत्रित करने में? नंदिनी जी, डायबिटीज के मरीज को ही नहीं, एक आम इंसान को, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी मेडिटेशन बहुत बहुत जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाने का सहजतम और सरलतम मार्ग होता है जी। योग का 7वां सोपान है ध्यान। मैं अपने दर्शकों को ये जरूर निवेदन करूंगा कि ध्यान का अभ्यास, हार्टफुलनेस मेडिटेशन को जीवन में उतारें। हार्टफुलनेस मेडिटेशन हृदय में जो अवशिष्ट चीजें, जो निराशा, जो हताशा भरी होती है, जो खराब चीजें भरी होती है, उसको निकाल के हृदय को, मन मस्तिष्क को खुशियों से भर देता है। और जहां खुशियों का बौछार हुई, वहां आपके शरीर के अंदर आरोग्यता का मार्ग, निरोगता का मार्ग स्वयं आपके पास आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News